अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक में शामिल है एग्जाम्पल 10.3। ये रिपल टैंक का टॉपिक है और वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। उसी से एक एक्सपेरिमेंटली एक ऑब्जर्वेशन है, हम लोग उसको मैथमेटिकली तौर पर प्रूव कर रहे हैं वाटर वेव की। स्टेटमेंट है स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद वेव्स इन वाटर। एक स्टूडेंट है जो पानी के अंदर वाटर वेव की को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऑब्जर्व कर रहा है। The student measure the wavelength of a wave to be 10 सेंटीमीटर। वो वेव की वेवलेंथ को मेजर करता है which is 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने स्टॉप वॉच से ऑब्जर्व किया एक फ्लोटिंग बॉल की ऑसिलेशन को, अप एंड डाउन मूवमेंट को। वहां से उसने फ्रीक्वेंसी निकाली which is 2 हर्ट्ज। If the student start a wave in one part of a tank of water, how long will it take the wave to reach the opposite side of the tank which is 2 meter away? कहता है कि अगर स्टूडेंट इस टैंक के अंदर एक सिरे पर ये जो वेव है उसको ऑब्जर्व करता है और वो वेव टैंक के अंदर दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है, उसने कितना टाइम लगाया अगर टैंक के अंदर टोटल डिस्टेंस 2 मीटर हो। कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल, यहाँ पर वेव की वेवलेंथ, एक वेव की वेवलेंथ और डिस्टेंस में ये फर्क होता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से नेक्स्ट कंसेक्टिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक। जैसे अगर ट्रांसवर्स वेव है तो एक क्रस्ट से दूसरे कंसेक्टिव क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होती है। और पूरी की पूरी वेव ट्रेवल करके जब टोटल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम लोग डिस्टेंस में मेजर करते हैं, वो भी मीटर होता है। और वेव की वेवलेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर और मीटर में ही मेजर किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डिस्टेंस और टाइम, ये रिलेशन मौजूद हैं। हम लोगों ने टाइम को फाइंड आउट करना है कि वो टैंक के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव जिसकी वेवलेंथ भी गिवन है, टैंक का टोटल डिस्टेंस भी गिवन है, वो कितना टाइम लगा रही है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए। सिंपली हमारे पास दो रिलेशन है जिनको हम लोग यूज करेंगे और इन रिलेशन को यूज करके हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे। कहता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डिस्टेंस गिवन है, हम लोग टाइम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसका डिस्टेंस 2 मीटर है और रिलेशन भी हम लोग जानते हैं वो v इज इक्वल टू एफ लेमडा के इक्वल है। अगर डिस्टेंस का रिलेशन आ जाए और वेव की स्पीड की बात की जाए और टाइम का रिलेशन हो तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू डी ओवर टी, या इसको हम लोग s इज इक्वल टू वी टी भी लिख सकते हैं। इसको हम इसी फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से टाइम निकाल लें तो ये बन जाएगा डी ओवर वी, इस तरह से। ठीक, तो ये जो डी ओवर वी है, स्पीड हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा से निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह 2 हर्ट्ज और लेमडा की जगह यहाँ पे आपने डिस्टेंस नहीं लिखना, वेवलेंथ लिखनी है 0.1 मीटर कन्वर्ट करके मीटर के यूनिट में। तो ये आपके पास आ जाएगी स्पीड। इसको उठा के आपने इस फॉर्मूले में लगाना है यहाँ पे डिवीजन में। तो डिस्टेंस भी गिवन है 2 मीटर और इसकी स्पीड वेलोसिटी अभी हमने निकाली 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम। ये थी एग्जांपल 10.3। एक्टिविटी है, एक हमें दो रीजन बताए गए हैं, प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं। सेंटर में उसका एक नॉर्मल ड्रा किया गया है, डीपर पार्ट है और शैलोर पार्ट है। रिफ्रैक्शन को रिपीट कीजिए। रिफ्रैक्शन के टॉपिक में जब वाटर वेव ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद बेंड अवे हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, या वेव का वेव फ्रंट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। इस बेंडिंग को हम लोगों ने नाम दिया था रिफ्रैक्शन का। पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन वाटर वेव पास फ्रॉम डीपर टू शैलोर पार्ट ऑफ द वाटर। क्या होगा जब एक वाटर वेव डीपर पार्ट से शैलोर पार्ट की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब डीपर से शैलोर पार्ट की तरफ जाती है। तो आपने बताना है व्हेन वेव, यहाँ से डायग्राम से देखकर, when wave bend away from or travel from deeper to shallower part of the region या shallower part of the wave, the wave front of the wave will bend away toward the
नॉर्मल, कि जो वेव है उसका वेव फ्रंट नॉर्मल की तरफ बेंड अवे हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का इतना सा आंसर बनेगा। आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल? क्या जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच विल बी ग्रेटर? पूछ लिया उसने थर्ड में, तो आपने बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। इसके साथ शामिल कर लेते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद conceptual base. Which of the following is an example of simple harmonic motion? The motion of simple pendulum, motion of ceiling fan, spinning motion of earth about its on its axis, a bouncing ball on a floor. आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। वाइब्रेटरी मोशन होती है और इसका आंसर यहाँ पे जिसमें एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलेरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। हमने एप्लीकेशन में मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा था कि सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सो इज राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2 है इफ द mass of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum motion will be. अगर किसी मेटेलिक बॉब का मैस 3 के फैक्टर से बढ़ जाए उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको याद होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम के केस में वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड द वैल्यू ऑफ G, और वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इट्स मैस। तो टाइम पीरियड ऑफ द मेटेलिक बॉब विल रिमेन सेम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बात आपने याद रखनी है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? मैस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द मैस, दैट्स व्हाई द मैस विल रिमेन सेम। बी इज द राइट ऑप्शन। Which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी थी, एक स्प्रिंग जिसका नाम हेलिकल स्प्रिंग था, इस पर ट्रांसवर्स वेव भी पैदा की जा सकती हैं और इस पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पैदा की जा सकती हैं। रिपल टैंक तो प्रोड्यूस करता है, स्ट्रिंग पर पैदा होने वाली वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नहीं होंगी, ट्रांसवर्स हो सकती हैं। और ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो उस पर कंप्रेशनल वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती हैं लेकिन ट्रांसवर्स नहीं हो सकती। वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ए इज राइट ऑप्शन। Which of the following is the method of energy transfer? Conduction, radiation, wave motion, all of these. So these three are also included in method of energy transfer. तीनों phenomena एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। किसी वैक्यूम के अंदर इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम। एक जो वैक्यूम मटेरियल होता है उसमें तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम रहती है। ऐसा मीडियम वेयर देयर इज नो एयर, वहाँ पर सिर्फ ऐसी वेव ट्रैवल कर सकती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उनकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। एमसीक्यूज है लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। आप इसको सोल्व करेंगे। एक लार्ज रिपल टैंक है जिसका वाइब्रेटर उसकी वर्किंग क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज है, 25 नंबर ऑफ वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ये मैं आपको सोल्यूशन फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। एस इक्वल टू वी टी लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी। एक बात आपने याद रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाई टाइम के इक्वल होती है, एन ओवर टी लिखेंगे। अगर 25 नंबर ऑफ वेव्स हैं तो टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से टी को निकाल दें, ठीक है, तो ये एस ओवर वी के इक्वल हो जाएगा, वहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा, तो एस अगेन वी इज इक्वल टू एस ओवर टी की जगह उसकी वैल्यू लगा के ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड।